सन्नाटे में छुपी कहानियां बाई सिद्धांत मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अपनी दादी के बहुत करीब थी, खासकर उनके आखिरी कुछ सालों में हम दोनों ने काफ़ी वक्त साथ में बिताया था। मैं 6 महीने के लिए अब्रॉड गई हुई थी और मेरी वापसी से ठीक 1 हफ्ते पहले उनकी डेथ हो गई। जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे साथ नहीं हुई थी, बल्कि मेरी बहन और उसके हस्बैंड के साथ हुई थी। जब मैं वापस आई तो मैंने अपनी पहली रात मेरी लेट दादी के घर में ही बिताई। मेरी फ्लाइट रात के करीब 2 बजे पहुंची थी और उनका घर एयरपोर्ट से पास ही था, इसलिए मैं वहीं चली गई। मेरी बहन, उसके हस्बैंड और उनका 2 साल का बच्चा भी अंतिम संस्कार के लिए शहर में आए हुए थे और वो भी उसी घर में ठहरे थे। सारी रस्में हो चुकी थी, लेकिन दफनाने की प्रक्रिया मेरी वजह से टाल दी गई थी ताकि मैं भी उसमें शामिल हो सकूं। मैं 24 घंटे से ज़्यादा समय से फ्लाइट में थी, इसलिए घर पहुंचते ही मैं सीधा ऊपर अपने कमरे में जाकर सो गई। दादी के घर की ऊपरी मंजिल पर सीढ़ियों के दोनों तरफ 2 कमरे थे और एक कमरा सामने के हॉल के आखिर में था। मेरी बहन और उसका परिवार सीढ़ियों के बाईं ओर वाले कमरे में ठहरे थे और मैं सामने वाले कमरे में सो रही थी। मैं दोपहर तक गहरी नींद में सोती रही और जब मैं फाइनली अपनी नींद से जागने के बाद नीचे गई तो मेरे जीजा जी ने मुझसे पूछा कि मैं तो सुबह जल्दी उठ गई थी, तो इतनी लेट कैसे? मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने बोला, नहीं तो मैं तो अभी सोकर उठी हूँ। उन्होंने बताया कि उन्हें सुबह के 3:30 बजे नीचे किचन में किसी के चलने फिरने और सामान हिलाने की आवाज़ें सुनाई दी थी। क्योंकि मेरी बहन उनके पास ही सो रही थी, इसलिए उन्हें लगा कि वो मैं ही हूँ। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद घर पुराना है तो होगी कोई आवाज़। तभी मेरी बहन ने कहा कि उस सुबह उसके साथ भी कुछ अजीब हुआ था और उसने मजाक में ही कहा कि शायद नीचे कोई आत्मा थी। मैं चौंक गई, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो भूत प्रेत में विश्वास करती है। जब मैंने उससे पूछा कि आखिरकार हुआ क्या था तो तब उसने बताया कि जब वो सुबह 4 बजे अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उठी तो उसे भी कदमों की आहट सुनाई दी थी। उसे लगा कि वो मैं हूँ, इसलिए वो मुझसे मिलने के लिए बाहर निकल आई। जब उसने बाहर आकर देखा तो उसने मुझे बताया कि एक धुंधली सी परछाई जैसी रोशनी हॉलवे से होती हुई मेरे कमरे के अंदर चली गई। ये सुनकर पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये शायद मेरी दादी ही थी जो आखिरी बार शायद मुझसे मिलने आई थी। इसलिए चाहे ये मेरी बहन की कोई इमेजिनेशन हो या जीजा जी ने सच में कोई आवाज़ सुनी हो, मैंने बस अपनी मन की शांति के लिए ये मान लिया कि वो मेरी दादी ही थी। सुनने के लिए शुक्रिया। ये घटना लगभग 12 साल पहले 2013 की है। तब मैं 23 साल का था और एक नए शहर में रह रहा था। अपने भाई के जरिए मेरी दोस्ती शहर के सेंटर में मौजूद एक मशहूर बार और रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक लड़के से हुई। तुरंत ही हमारी काफ़ी अच्छी बनने लगी और मैं वहाँ उस बार में काफ़ी टाइम बिताने लगा। धीरे धीरे मैं वहाँ के कई वेटर्स को भी जानने लगा और अक्सर बार बंद होने के बाद भी मैं वहीं रुक जाता था। वो बिल्डिंग इलाके की सबसे पुरानी इमारतों में से एक थी। उसमें 3 लेवल थे। मेन फ्लोर, एक बेसमेंट जो काफ़ी आरामदायक माहौल वाला था, जहाँ पर मैं अपना ज़्यादातर समय बिताता था, और उससे भी नीचे एक और बेसमेंट जो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता था और पब्लिक के लिए बंद रहता था।
मैं कभी भी सबसे नीचे वाले बेसमेंट में नहीं गया था। वहाँ के स्टाफ अक्सर वहाँ होने वाली अजीब घटनाओं की कहानियाँ सुनाया करते थे। ठीक वैसी ही बातें जो आपको पैरानॉर्मल फोरम्स पर पढ़ने को मिलती है, जैसे कि लटकते लैंप का अपने आप झूलने लगना, पूल स्टिक्स का रैक से गिर जाना या खाली ऑफिस से फ़ोन कॉल का आना। वहाँ पर उनका एक अनऑफिशियल रूल था, बस उसे नोटिस करो और चुपचाप अपना काम करते रहो। क्योंकि वो बिल्डिंग एक पहाड़ पर बनी थी, इसलिए बेसमेंट तक बाहर से भी पहुंचा जा सकता था। बाहर वाले हिस्से को बाद में एक खूबसूरत बियर गार्डन में बदल दिया गया था और मैं वहाँ भी काफ़ी वक्त बिताता था। लेकिन नॉर्थ के इलाके में सर्दियों का समय बहुत मुश्किल भरा होता है, इसलिए इस कहानी की घटना से लगभग एक हफ्ते पहले बियर गार्डन बाकी बची सीज़न के लिए बंद कर दिया गया था। एक रविवार की शाम मैं और मेरा दोस्त साथ बैठकर ड्रिंक ले रहे थे। किसी रीज़न से उस दिन बेसमेंट पब्लिक के लिए बंद था और नीचे सिर्फ हम दोनों ही थे। हम दोनों बार काउंटर पर बैठकर बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो अपना वर्क शेड्यूल चेक करने के लिए उठा और उसने बोला कि वो बस तुरंत वापस आ रहा है। अब बेसमेंट में मैं अकेला रह गया था। मेरी नज़र सामने वाले कॉरिडोर पर पड़ी, जहाँ का कांच का दरवाज़ा बाहर बियर गार्डन की तरफ खुलता था। मैं खिड़की से बाहर देख ही रहा था कि तभी मुझे एक आदमी वहां से गुजरता हुआ दिखाई दिया। वो करीब 30 साल का लग रहा था। उसने अपना सिर नीचे की ओर झुका रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं जल्दी में जा रहा हो। जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगी वो ये थी कि वो काफ़ी सफ़ेद सा दिखाई पड़ रहा था, मानो वो बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर से ढका हो। क्योंकि बियर गार्डन हाल ही में बंद हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद कोई स्टाफ बाहर कुछ काम खत्म कर रहा होगा। मैं उसे दोबारा देखने की उम्मीद में वहीं बाहर की ओर देखता रहा। इतने में मेरा दोस्त वापस आ गया और मैं अभी भी खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। जब मैंने उसे बताया कि मैंने अभी क्या देखा तो उसने मुझसे कहा कि हमें बाहर जाकर एक बार देखना चाहिए। जब हम बाहर गए तो हमने वहाँ का पूरा एरिया चेक किया, लेकिन हमें वहाँ कोई भी नहीं मिला। सारे दरवाजे भी बंद थे। वहाँ किसी के होने का नामो निशान तक नहीं था। मैं एक और बात बता दूं कि जैसे ही आप दरवाजे से बाहर की ओर निकलते हैं तो बाईं तरफ एक सोडा की फाउंटेन मशीन लगी हुई है, जिसे वेटर्स इस्तेमाल करते हैं। जिस एंगल से वो आदमी खिड़की के सामने से गुजरा था, उसके हिसाब से उसकी मूवमेंट मुझे समझ नहीं आ रही थी। अगर वो सच में वहाँ था तो उसे दरवाजे की तरफ लगभग 45 डिग्री के कोण से आना पड़ता और फिर अचानक मुड़ना पड़ता, लेकिन वो मुझे दीवार के पैरेलल बिल्कुल सीधा चलता हुआ दिखा था। हम वापस अंदर आ गए और फिर से बैठकर अपनी ड्रिंक लेने लगे। हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये हुआ क्या था। थोड़ी देर बाद एक और वेटर, जो कि हमारा दोस्त भी था, हमसे नीचे मिलने आया और मेरे फ्रेंड ने अचानक उससे कह दिया कि मैंने भूत देखा है। वो इस बात को मजाक समझते हुए हंसते हुए वहां से चला गया। कई लोगों को लग सकता है कि शायद ये शराब का असर हो, लेकिन उस समय मेरी शराब टॉलरेट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। हो सकता है इसका कोई नॉर्मल कारण रहा हो, शायद रोशनी का कोई धोखा, या वो आदमी किसी और एंगल से चला हो जिसे शायद मैंने ही गलत समझ लिया हो। मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, आज भी कहीं ना कहीं मेरा यही मानना है कि जो भी मैंने देखा था वो शायद नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। हमारा ऑफिस मटाकी शहर की एक पुरानी बिल्डिंग में है। 2024 में यहाँ हमारे फ्लोर पर हो रही अजीब अजीब घटनाओं की वजह से इस जगह का शुद्धिकरण भी कराया गया था, लेकिन हाल ही में लगता है कि वो सब फिर से शुरू हो गया है। ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो
मेरे कलीग्स ने मेरे साथ शेयर किए हैं। 2 जनवरी को मेरी एक कलीग फ्लोर पर सबसे आखिर तक थी। रात के करीब 8 बजे थे। यहाँ पर उसे पहले भी हल्की फुल्की अजीब चीज़ें महसूस हुई थी, जैसे कदमों की आहट या कीबोर्ड पर टाइपिंग की आवाज़, लेकिन वो उन्हें अपनी इमेजिनेशन समझकर नज़रअंदाज कर देती थी। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। उसे अपने से कुछ ही मीटर दूर किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उस घटना के बाद से उसने ऑफिस में देर तक रुकना बंद कर दिया। अब दूसरे कलीग की स्टोरी पर आते हैं। एक सुबह वो बहुत जल्दी ऑफिस पहुंच गया था। अपनी सीट से उसे हमारे ग्रुप हेड का कैबिन साफ दिखाई देता है। कैबिन का दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसमें एक लंबा कांच का पैनल लगा है। कैबिन के अंदर लाइट बंद थी, पर फिर भी उसे साफ साफ दिखा कि बॉस की मेज की सामने वाली कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई है। उसे लगा कि शायद वो हमारी मार्केटिंग हेड होगी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि कैबिन की लाइट क्यों ऑफ है। उस दिन बाद में जब उसने मार्केटिंग हेड से पूछा कि क्या उस सुबह कोई मीटिंग थी, तो उसने चौंकते हुए जवाब दिया कि नहीं, आज तो कोई मीटिंग नहीं थी। उसने सिक्योरिटी गार्ड से भी कंफर्म किया और उसने भी सेम बात कही कि उस सुबह कोई मीटिंग नहीं हुई थी। एक और कलीग ने बताया कि एक बार वो वॉशरूम के पास से कचरा फेंक कर लौट रही थी और जैसे ही वो वॉशरूम के पास से गुजरी तो तभी उसे अपनी पेरिफेरल विजन से बॉस के कैबिन के अंदर एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने दोबारा मुड़कर वहां नहीं देखा, क्योंकि लाइट बंद थी और अंदर किसी के होने की कोई वजह नहीं थी। वो औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और उसका चेहरा क्यूबिकल्स की तरफ था। इन बार बार हो रही घटनाओं ने मुझे इतना तो यकीन दिला दिया है कि हमारे ऑफिस में सच में कुछ न कुछ पैरानॉर्मल है। आगे अगर और कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। हमारी फ्लाइट ने सुबह के 1 बजे लैंड किया था। असल में हमारी फ्लाइट रात 11:30 बजे तक पहुंचने वाली थी, लेकिन फ्लाइट डिलेड होने के कारण हमें देरी हो गई। उस वक्त किसी रिलेटिव को हमें पिक करने के लिए कॉल करना हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए हमने एयरपोर्ट से ही टैक्सी लेने का फैसला किया। लगेज पिक करने में हमें बहुत टाइम लग गया और जब तक हम लगेज लेकर बाहर पहुंचे तो तब तक टैक्सी की लाइन बहुत लंबी हो चुकी थी। एक टैक्सी कंपनी ने तो साफ कह दिया कि कम से कम 40 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा। हम दोनों बेहद थके हुए, नींद में और चिढ़े हुए थे। तभी अचानक लाइन तेज़ी से आगे बढ़ी और हमें एक टैक्सी मिल गई। गाड़ी के अंदर बैठकर हमने ड्राइवर को अपना पता बताया। हमारा घर शहर के बाहरी इलाके में है, जो चारों ओर से एक जंगल से घिरा है। वो इलाका अपनी पुरानी कहानियों के लिए मशहूर है। पीढ़ियों से लोग अलेक्सस के बारे में बात करते आए हैं। छोटे छोटे लोग जिन्हें जंगलों, सड़कों और वीरान जगहों में रहने वाला माना जाता है। बहुत से लोकल लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उन्हें देखा है, खासकर रात में। उस समय रात के लगभग 2 बज रहे थे, इसलिए सड़क पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था और सड़कें लगभग खाली थीं। कुछ मिनट बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। टैक्सी इधर उधर डगमगा रही थी, मानो जैसे ड्राइवर स्टीयरिंग को ठीक से संभाल नहीं पा रहा हो। सीधी सड़क पर भी गाड़ी जिगजैग तरीके से चल रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद उसका ध्यान कहीं और है, लेकिन फिर मुझे चिंता होने लगी कि कहीं बात कुछ और तो नहीं। मैंने उससे पूछा कि सब ठीक तो है ना, क्योंकि उसकी ड्राइविंग मुझे थोड़ी सी अनसेफ लग रही है। उसने कहा कि वो रास्ता अपने फ़ोन पर देख रहा है, क्योंकि गाड़ी की स्क्रीन काम नहीं कर रही है। उसका जवाब मुझे ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा, क्योंकि गाड़ी अभी भी जिगजैग तरीके से ही चल रही थी और मुझे डाउट होने लगा कि शायद उसे नींद आ रही है। इसलिए मैंने उससे 2-3 बार और बात करने की कोशिश की। मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता था कि वो पूरी तरह से होश में है या नहीं। आखिर में मैंने उससे सीधे पूछ लिया कि कहीं उसे नींद तो नहीं आ रही।
उसने तुरंत कहा कि बिल्कुल भी नहीं। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए मैंने अब उससे रेगुलर बातचीत शुरू कर दी। जब हम हाईवे से हटकर एक पथरीली अंधेरी सड़क पर पहुंचे जिसके दोनों तरफ पुराने पत्थरों की दीवारें और एक घना जंगल था, तो मैंने उससे पूछा कि क्या उस इलाके में कभी कुछ अजीब या भूत प्रेत जैसी घटनाएं होती हैं। उसने बिना हिचकिचाए हुए कहा कि हाँ, ऐसी बातें तो यहाँ होती ही हैं। उसने बताया कि लोकल लोगों का मानना है कि आपको रात में इस सड़क के किनारे देखने से बचना चाहिए। दरअसल में माना यह जाता है कि शायद आपको भटकती आत्माएं दिखाई दे सकती हैं, और अगर उन्हें दिखा कि आप उन्हें देख रहे हैं तो शायद वो आपको अपने साथ ले जा सकती हैं। हम घने अंधेरे के बीच से गुजर रहे थे, तभी उसने धीमी आवाज में अपना एक एक्सपीरियंस हमें सुनाया। एक रात उसने 2 लोगों को एक सुनसान घर तक छोड़ा। उन्हें उतरते और घर के अंदर जाते हुए देखने के बाद वो वापस जाने ही वाला था कि उसे अपने रियर व्यू मिरर में कुछ हलचल दिखी। उसकी गाड़ी की बैक सीट पर कोई बैठा हुआ था। उसे लगा कि शायद कोई और आदमी चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गया होगा। उसने उससे पूछा कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिला। शीशे में उसे एक दुबला पतला लड़का दिखाई दिया। उसने बताया कि उस लड़की के बाल काफी लंबे और ब्राउन कलर के थे। वो लड़का कुछ नहीं बोला, बस उसे घूरता रहा। ड्राइवर ने सोचा कि शायद वो नशे में है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो गाड़ी को किसी रोशनी वाली जगह पर रोककर उस लड़के से बात करेगा। थोड़ी देर बाद एक स्ट्रीट लाइट के नीचे उसने अपनी गाड़ी रोकी और जैसे ही उस लड़के से बात करने के लिए उसने पीछे मुड़कर देखा तो बैक सीट खाली थी। तभी उसे समझ आया कि रात में उन सड़कों को लेकर जो चेतावनियां दी जाती हैं वो क्यों दी जाती हैं। किसी भी ऐसी चीज को मत देखना जिसे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहिए, नहीं तो इसके बाद वो आपके पीछे आ सकती हैं। उसने कहा कि ऐसी चीजों को कभी बुलावा नहीं देना चाहिए। वो पूरे कन्विक्शन के साथ बोल रहा था, और सच कहूं तो इस कहानी को सुनने के बाद मैं थोड़ा सा डर भी गया था। हम अपने घर के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी एक और अजीब बात हुई। सड़क के बीचों बीच हमें कुछ दिखाई दिया, एक बड़ा लाइट कलर के डिब्बे जैसा कुछ जो ठीक हमारे रास्ते में रखा था। मेरी बीवी ने भी उस डब्बे को देखा। वो कोई नॉर्मल पत्थर नहीं लग रहा था और ना ही ऐसा कुछ जो गलती से वहां आ गया हो। टैक्सी बिना उसे छुए उसके पास से निकल गई। हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा और कुछ मिनट बाद हम घर पहुंच गए। हम टैक्सी से उतरे और ड्राइवर बिना ज़्यादा कुछ बोले जल्दी से वहां से चला गया। वो बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मुझे वो अंधेरी सड़क याद आती है, और ये ख्याल भी कि कभी कभी कुछ चीज़ें चुपचाप आपके पीछे लग जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये मेरे बचपन की एक सच्ची कहानी है। मेरी सौतेली माँ की मौत से पहले मुझे मेरे घर में 2 परछाइयाँ दिखा करती थी। उनमें से एक सफ़ेद कपड़ों में हल्की सी चमकती हुई एक औरत थी और दूसरा एक काला और बेआकार सा साया था। वो दोनों साए मुझे नॉर्मल लगते थे। मेरा मतलब है कि उनकी प्रेजेंस तो मुझे फील होती थी, लेकिन मुझे उनसे कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मेरी सौतेली माँ के साथ इतना शांत नहीं थे। मेरा जन्म अलास्का में हुआ था, लेकिन घर शब्द का मेरे लिए कभी कोई खास मतलब नहीं रहा। मेरे पापा फौज में थे, इसलिए हम अक्सर अपनी जगह बदलते रहते थे। मेरी शुरुआती यादें नॉर्थ कैरोलिना के पोप एयरफोर्स बेस की हैं। वो एक सपाट और आम सी जगह थी। मेरे माता पिता के तलाक के बाद मैं कुछ समय तक अपनी माँ के साथ रही, लेकिन तलाक के कुछ टाइम बाद ही पापा ने जल्दी ही दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ दिखने में बहुत कमज़ोर थी और मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी हेल्थ खराब ही रहा करती थी। उनकी छाती से एक फीडिंग ट्यूब लगी रहती थी। वो ऐसा लगता कि मानो
जैसे वो उन्हें इस दुनिया से और किसी और दुनिया के बीच बांधे रख रही हो। उनके घर आने के कुछ समय बाद ही रातें अजीब लगने लगी। पहली बार मैंने उस सफ़ेद औरत को देर रात देखा। मैं पानी लेने के लिए नीचे गई हुई थी और जब मैं वापस अपने कमरे की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मैं आधी सीढ़ी पर ही अपनी जगह पर जम सी गई। मेरे कमरे से बाहर ऊपर लैंडिंग पर रेलिंग के पास से सफ़ेद लहराते कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। वो हल्की सी चमक रही थी। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, वो बस चुपचाप हवा में बहती हुई मेरी बहन के कमरे में चली गई। ये देखकर मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मैं किसी को आवाज़ भी नहीं दे पाई। शायद मुझे ये डर था कि अगर मैंने ऐसा किया तो कहीं वो मेरी तरफ मुड़ न जाए, इसलिए मैंने वो पूरी रात नीचे ही गुजारी। अगली सुबह मैंने अपने घर वालों को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे एक बुरा सपना होगा ये कहकर टाल दिया। मैं भी यही मानना चाहती थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मैंने उसे फिर से देखा। इस बार वो सीधे मेरे कमरे के दरवाजे के सामने से गुजरी, लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार मुझे डर नहीं लगा। इस इंसिडेंट के बाद वो कभी कभी दिखती रही। कुछ टाइम बाद हम टेक्सास शिफ्ट हो गए और नए घर में कई महीनों तक सब कुछ शांत रहा। लेकिन फिर एक रात मैं अचानक जाग गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे घूर रहा हो, लेकिन इस बार वो सफ़ेद औरत नहीं थी। इस बार मेरे सामने एक लंबा गहरा साया था। वो आसपास के अंधेरे से भी ज़्यादा काला था और उसके किनारे धुएं की तरह हिल रहे थे। वो था तो एक साए जैसा, लेकिन वो अजीब तरह से सॉलिड सा लग रहा था। थोड़ी देर बाद पता नहीं कैसे वो अंधेरे में ही कहीं घुल सा गया। उस रात के बाद कभी मुझे वो सफ़ेद औरत दिखती तो कभी वो काला साया दिखता, लेकिन इनके अलावा मुझे कभी कुछ भी नहीं दिखा। और हाँ, ये दोनों मुझे कभी भी साथ में नहीं दिखते। जैसे जैसे मेरी सौतीली माँ की तबीयत बिगड़ती गई, वैसे वैसे ही उन दोनों एंटिटीज़ की आने की टाइमिंग्स भी बढ़ती गई। कभी वो मेरे दरवाजे पर ठहर जाते तो कभी वो मेरे कमरे के कोने में खड़े रहते, लेकिन हमेशा शांत, मानो जैसे वो किसी इंतज़ार में हो। और जब मैं 8 साल की थी तब मेरी सौतेली माँ की मौत हो गई और उनके जाने के बाद ही दोनों परछाइयाँ हमेशा के लिए गायब हो गई। सालों बाद मैंने ये बात अपनी बड़ी बहन से डिस्कस की। मेरी बातें सुनने के बाद वो कुछ पल तो चुप थी, लेकिन फिर उसने मुझे बताया कि उसने भी उन दोनों आत्माओं को देखा था, नॉर्थ कैरोलिना में भी और टेक्सास में भी। जब मैंने पापा से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी डिनाई नहीं किया। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो दोनों आत्माएं मेरी सौतेली माँ के आसपास उनके शादी से पहले से ही थी। और एक और डरावनी बात उन्होंने ये बताई कि वो काला साया उन्हें बहुत चोट पहुंचाया करता था। कभी वो उनका सिर दीवार पे मार देता तो कभी वो उन्हें सीढ़ियों से नीचे ढकेल देता। मेरे पापा को ये भी हमेशा महसूस होता था कि वो सफ़ेद औरत किसी तरह की रक्षक थी जो शायद मेरी सौतेली माँ और उस अंधेरे साए के बीच खड़ी रहती थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो अंधेरी ताकत सिर्फ घर में मौजूद कोई चीज़ नहीं थी। शायद वो मेरी सौतेली माँ की तकलीफ से ताकत लेती थी और जैसे जैसे उनका शरीर कमज़ोर होता गया वैसे वैसे ही उसकी पकड़ उन पर और मजबूत होती गई। शायद अंत में सिर्फ बीमारी ही वजह नहीं थी, शायद उनकी मौत में उस साए का भी कोई हाथ था। मानो जैसे कोई निर्दयी शिकारी बस सही पल का इंतजार कर रहा हो। हम आज भी उसी घर में रहते हैं और उसके बाद से हमारे साथ दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये स्टोरी साउथ लुइसियाना से शेयर कर रही हूँ। 29 दिसंबर 2025 को मैं मारियटल्स प्लांटेशंस गई थी और वहाँ मैंने घर का सेल्फ गाइडेड टूर किया। मैंने शुरुआत पहली मंजिल के उस इकलौते बेडरूम से की जो पब्लिक के लिए खुला था। मैं वहाँ बहुत देर तक उस भूतिया माने जाने वाले मिरर की
अपने कैनन वाले कैमरे से तस्वीर लेती रही। बाद में जब मैं फ़ोटो स्क्रॉल कर रही थी तो कुछ फ्रेम्स में मुझे डार्क शेप्स जैसी कुछ आकृतियाँ दिखी, ऐसी चीज़ें जो वहाँ मेरे सामने खड़े होने पर बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद मैंने अपना पुराना ओलंपस कैमरा इस्तेमाल करना शुरू किया। जिस बैटरी को मैंने पिछली रात पूरी तरह चार्ज किया था वो अचानक बैटरी खत्म होने का साइन दिखाने लगी। मैं पहली मंजिल पर आगे घूमती रही। ऊपर की मंजिल पर मेहमान रुकते हैं, इसलिए वो हिस्सा विजिटर्स के लिए बंद रहता है। आखिर में मैं मेन हॉल में वापस आ गई जो फ्रंट डोर के पास था। तभी मेरे बगल में मुझे एक हल्की सी ठोकने जैसी कुछ आवाज़ आई। मैंने नीचे देखा तो मेरी एक ईयरिंग फर्श पर गिरी हुई थी। पता नहीं क्यों पर उसी पल मेरे दिमाग में क्लोई का नाम आया। क्लोई मार्टल से जुड़ी सबसे मशहूर आत्मा मानी जाती है। कहानियों की अगर माने तो जेलसी के कारण वो लटकते हुए झुमकों को निकाल देती है। कहानी ये है कि वो एक इंस्लेव्ड औरत थी जो अपने ओनर्स को खुश करने के तरीके सीखने के लिए आदमियों के पार्लर में उनकी बातें चोरी छिपे सुनती थी। जब उसे ऐसा करते पकड़ा गया तो सजा के तौर पर उसका बायां कान काट दिया गया और इस चीज़ ने उसे एक पगड़ी जैसा कपड़ा पहनने को मजबूर कर दिया ताकि वो अपना कटा हुआ कान छिपा सके। ज़्यादातर स्टोरीज में कहा जाता है कि वो अक्सर बाएं वाले कान को ही निशाना बनाती है, लेकिन मेरे केस में मेरा झुमका मेरे दाएं कान से गिरा था और मेरा बायां कान मेरे हेडफोन से ढका हुआ था। तो अगर किसी चीज़ ने उस तरफ हाथ बढ़ाया भी होगा तो शायद वो रुक गया होगा। टूर के दौरान विजिटर्स को एक छोटा ऑडियो डिवाइस भी दिया जाता है जिसकी मदद से आप कमरे में लगी प्लेट्स को स्कैन करके वहाँ रखी चीज़ों के बारे में रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। मैं पहले ही प्लांटेशंस के बारे में रिसर्च कर चुकी थी और उससे रिलेटेड कई वीडियोस भी देख चुकी थी, इसलिए मैंने उस डिवाइस का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। मैंने बस उसे गले में लटकाए रखा। घर के अंदर मैं अपने हेडफोन में खुद का ही म्यूज़िक सुन रही थी, इसलिए मैं आसपास की कोई भी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। एक पॉइंट पर मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि क्या मैं टूर वाला डिवाइस सुनने वाली हूँ। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुई। मैंने अपना हेडफोन उतारे और डिवाइस को मैंने अपने कान से लगाया। वो बेडरूम में बिस्तर पर रखी एक ड्रेस के बारे में ऑडियो चला रहा था। अजीब बात यह थी कि मैंने उस कमरे में कुछ भी स्कैन नहीं किया था। मैं तो बस उस शीशे तक गई थी। बाद में मेंस पार्लर में किसी ने मेरे गिरे हुए झुमके के बारे में पूछा। मैंने मजाक में ही कहा कि अब मैं अपने हेडफोन फिर से पहन लूँगी ताकि मुझसे और कुछ ना ले लिया जाए। मैं अपने हेडफोन्स उतारकर स्टाफ मेंबर से बात कर रही थी और मुझे साफ साफ याद है कि मैंने म्यूज़िक को ऑफ कर दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने हेडफोन्स दोबारा पहने तो म्यूज़िक अपने आप बजने लगा। उसी दौरान मैं अपनी ही एज की एक लड़की से बात कर रही थी। तभी करीब 10-15 लोगों का एक नया ग्रुप कमरे में आया। उस लड़की ने मुझे बताया कि उसने उस ग्रुप में कुछ औरतों को झुमके पहने देखा था और वो उन्हें वार्निंग देने के बारे में सोच रही थी ताकि मेरे साथ जो हुआ वो उनके साथ ना हो। जब वो लड़की उनसे बात करने गई तो सबकी नज़रें मुझ पर ही टिक गई, इसलिए मुझे उन्हें पूरा किस्सा सुनाना पड़ा। एक आदमी तो मुझे बहुत हैरानी से घूर रहा था, जैसे पता नहीं मैंने कुछ बहुत अजीब बात कह दी हो। जब किसी ने पूछा कि क्या क्लोई की कहानी सच में हुई थी तो उस लड़की ने हाँ में जवाब दिया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे ये लोग ये बात सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए। जब मैं वापस घर लौटी तो सिचुएशन और भी अजीब हो गई थी। जब मैंने अपने पुराने कैमरे की तस्वीरें देखनी शुरू की तो मैंने पाया कि उसमें से कई फ़ोटोज़ गायब थी। मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया और उसे स्क्रीन पर दिख रहे बैटरी इंडिकेटर को दिखाया। वो पूरा हरा यानी फुल चार्ज दिखा रहा था। उसने खुद भी साफ साफ देखा था, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही बैटरी लेवल लगभग ख़त्म हो गया और लाल रंग में ब्लिंक करने लगा। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ भी हैं जो क्लेम करती हैं कि आत्माएं
बैटरीज की एनर्जी खींच लेती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की बैटरी हो। उस घर के अंदर भी जब मेरी ईयरिंग गिरी थी तब कैमरे की बैटरी अपने आप लो हो गई थी। इन सब के बावजूद या शायद इन्हीं कारणों से मारिटर्स प्लांटेशन जाना मेरे लिए एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। वो जगह बेहद खूबसूरत है, लेकिन जितनी खूबसूरत वो जगह है उतनी ही डार्क और मिस्टीरियस उसकी हिस्ट्री भी है। अगर आप ऐसी चीज़ों के लिए ओपन हैं तो मैं वहाँ जाने के लिए आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी। लेकिन हाँ, आप वहाँ सिर्फ तभी जाएं अगर आपको भूतों से डर नहीं लगता। जब से मैं अपनी फ्रेंड से मिली थी तब से वो हमेशा एक ही बात कहती थी कि उसकी कार में कुछ है। वो बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही होती, बस ऐसा लगता जैसे उसने मजबूरी में इस बात को रियलिटी मानकर एक्सेप्ट कर लिया हो। कभी बैटरी काम करना बंद कर देती तो कभी ब्रेक खराब हो जाते, और कभी कभी तो ऐसी आवाज़ें आती जिनका मैकेनिक कोई कारण नहीं बता पाता। मैकेनिक हर बार कहता कि गाड़ी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में वो दोबारा ख़राब हो जाती। एक दोपहर हमारी एक कॉमन फ्रेंड उसके साथ उसकी कार में बैठी। उसके पैसेंजर सीट पर बैठते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो ठीक से उस बात को समझा नहीं पाई। उसने बस इतना कहा कि कार के अंदर से उसे सड़े हुए मीट जैसी बदबू आ रही थी। उसने कार में चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। इसलिए घबराकर उसने मेरी दोस्त से पूछा कि क्या उसे कभी ऐसा लगा है कि कार में वो अकेली नहीं है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मेरी फ्रेंड ने भी कहा कि हाँ, उसे भी कई बार ऐसा महसूस हुआ है, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहती। लेकिन हाँ, कुछ दिन बाद उसने आखिरकार वजह बताई कि ऐसा क्यों है। कुछ टाइम पहले वो एक सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे थे जब अचानक आगे इमरजेंसी लाइट्स देखकर उसने अपनी कार की स्पीड कम की। वहाँ आगे एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी और काफ़ी सारे लोग सड़क के किनारे में जमा थे। वहाँ रोड पर पार्शियली रूप से ढकी एक आदमी की बॉडी रखी थी जो बच नहीं सका था। जब वो वहाँ से गुजर रही थी तो उसने अनजाने में उस बॉडी की तरफ ज़रूरत से थोड़ी ज़्यादा देर तक देख लिया था। बाद में उसने बताया कि वो कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी, बल्कि वो ऐसा था जैसे किसी ने उसे उस तरफ देखने पर मजबूर कर दिया हो। और जैसे ही उसने उस तरफ देखा कि तभी उसकी रीढ़ की हड्डी में अचानक एक सिरन सी दौड़ गई। उसी पल उसकी कार एक सेकंड के लिए अचानक बंद हो गई और फिर अपने आप चालू भी हो गई। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। कार के दरवाजे रैंडमली अटक जाते, रेडियो भी अपने आप चालू हो जाता और हमेशा उसे यही एहसास होता कि वो कार में अकेली नहीं है। जब उसने अपने किसी एक करीबी को यह बात बताई तो उसने उसे सलाह दी कि वो किसी साइकिक से मिले, अपने लिए नहीं बल्कि कार के लिए। साइकिक ने उससे कहा कि कार का एक क्लेंजिंग रिचुअल परफॉर्म करना होगा, और साइकिक ने उससे उस घटना के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी। वो बस कार के चारों तरफ घूमा और फिर दरवाजों और बोनट पर हाथ फेरते हुए उसने कहा कि ये सब कुछ उस एक्सीडेंट को देखने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये तब शुरू हुआ जब उसने उस मरे हुए इंसान की तरफ देखा था। साइकिक के हिसाब से वो उसके पीछे नहीं आया, बल्कि वो उसकी कार के साथ आया था। उसने कहा कि उस आत्मा को शायद एहसास ही नहीं हुआ था कि उसकी मौत हो चुकी है, और वो अपनी जर्नी जारी रखने के लिए मेरी फ्रेंड की कार में आ बैठा। कार की क्लेंसिंग के रिचुअल के बाद सब कुछ बंद हो गया। वो भारी सा एहसास भी खत्म हो गया और कार का रैंडमली खराब हो जाना वो भी खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद से मेरी फ्रेंड ने एक आदत कभी नहीं छोड़ी है। अब जब भी वो हाईवे पर अकेले गाड़ी चलाती है तो वो पैसेंजर सीट पर हमेशा कोई बैग या सामान रख देती है ताकि कोई और अनचाहा मेहमान उसके साथ ना आ जाए। ये घटना 2009 की है। तब मैं 9 साल का था। मैंने स्कूल के कुछ दोस्तों को
स्लीप ओवर के लिए अपने घर पर बुलाया हुआ था। हमने बहुत मस्ती की। हमने पिज़्ज़ा खाया, PS2 पर गेम्स खेले और लिविंग रूम का बहुत ही बुरा हाल कर दिया। जब हमारी मस्ती खत्म हो गई तो हम सब मेरे बेडरूम में चले गए और मेरे भाई के बिस्तर के पास हमने 4 गद्दे फर्श पर बिछा दिए। थोड़ी देर तक हमने बातें की, लेकिन फिर एक एक करके सब सो गए। मैं ही आखिरी था जो अभी भी जाग रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए टाइम पास करने के लिए मैं डेस्क लैम्प की हल्की रोशनी में एक बैटमैन की कॉमिक पढ़ने लगा। कॉमिक पढ़ने के बाद मैंने लाइट बंद कर दी और तभी मैंने उसे देखा। मेरे सामने वाली दीवार पर एक बड़े से आदमी की परछाई थी जो वहां झुककर बैठी हुई लग रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी की वजह से कोई अजीब सा रिफ्लेक्शन बन गया होगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो परछाई अपने लंबे हाथ मेरे फ्रेंड नील की तरफ बढ़ा रही थी जो फर्श पर रखे गद्दे पर सो रहा था। मैं भागना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं जरा सा भी हिला तो वो साया मेरी तरफ आ जाएगा, इसलिए मैं वहीं बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो हल्के से नील को छू रहा हो और फिर बिना अपनी जगह बदले वो परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी, मानो जैसे वो खुद ही में सिमट कर खत्म हो गई हो। मैं घंटों तक जागता रहा। मुझे डर था कि कहीं अगर मैं सो गया या मैंने कमरे से बाहर जाने की कोशिश की तो वो फिर से लौट आएगा, लेकिन आखिरकार थकान के कारण मुझे नींद आ गई। अगली सुबह मेरे दोस्तों ने मुझे जगाया क्योंकि मम्मी ने नाश्ता बना लिया था। उठते ही मैंने उसी दीवार की तरफ देखा जहाँ कल रात मैंने वो परछाई देखी थी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। नीचे जाकर मैंने मम्मी पापा से पूछा कि क्या कल रात वो हम सबको देखने मेरे कमरे में आए थे, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। जब मैंने उन्हें बताया कि कल रात को मैंने क्या देखा था तो उन्होंने मुझे इस तरह से देखा जैसे मानो कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं पक्का कोई सपना देख रहा हूँगा, लेकिन उस रात की तस्वीर आज भी मेरे दिमाग में साफ साफ छपी है और उसका कारण मैं आगे आपको बताऊंगा। हम डाइनिंग रूम में बैठकर नाश्ता कर रहे थे और उसी समय मैंने अपने दोस्तों को कल रात वाली बात बताई, खासकर नील को। नील ने भी कंफर्म किया कि उसे भी ऐसा लगा था जैसे मानो किसी ने हल्के से उसे छुआ हो, लेकिन उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। हम अभी भी नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी मम्मी ने नील से कहा कि उसे जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी माँ उसे लेने आ रही है। मैंने मम्मी से पूछा कि उसे इतनी जल्दी क्यों जाना है, तो मम्मी ने कहा कि वो बाद में समझाएंगी। जब सारे दोस्त घर चले गए तो मैंने फिर से उनसे पूछा। तब उन्होंने मुझे बताया कि कल रात को नील के दादाजी की डेथ हो गई थी। जी हाँ, आपने सही सोचा। मैं आज भी 100% श्योर हूँ कि वो परछाई नील के दादाजी की ही थी। मेरे पास और भी कई पैरानॉर्मल कहानियां हैं, लेकिन वो कहानियां मैं किसी और दिन डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए शुक्रिया। अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीजिए क्योंकि रात बहुत लंबी है।